इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर पाया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है या तो वो बर्बाद हो जाता है या फिर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसका शायद उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद तीन तीन बच्चे भी हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड प्रदेश के काशीपुर शहर की। काशीपुर शहर का एक गांव आता है खड़गपुर, और इसी खड़गपुर गांव का रहने वाला है राकेश कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। राकेश की पत्नी का नाम है माया। माया जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। राकेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। राकेश जो बगल की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। बात कर रहा हूं मैं 26 मार्च की सुबह सुबह। हर रोज की तरह राकेश अपनी ड्यूटी पर तो जाता है, लेकिन देर शाम तक भी घर वापस नहीं आता है। तो उसकी पत्नी माया राकेश के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन अब राकेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब राकेश का नंबर नहीं लगता है, माया जाकर बगल के रहने वाले राकेश के मौसेरे भाई इंदरपाल से मुलाकात करती है और सारी बात बताती है। इधर इंदरपाल को जब मालूम चलता है कि राकेश अभी तक घर वापस नहीं आया है, इंदरपाल राकेश को ढूंढने के लिए निकल जाता है और राकेश के बारे में पूछताछ करने के लिए सबसे पहले उसकी कंपनी में जाता है। तो मालूम चलता है कि राकेश शाम के समय अपने घर के लिए निकल चुका है। उसके बाद इंदरपाल अपनी तमाम कोशिश कर लेता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन बावजूद इसके राकेश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है और न ही राकेश अपने घर पर वापस लौट कर आता है। इसीलिए इंदरपाल इस बात की जानकारी राकेश के ससुराल वालों को दे देता है। इधर राकेश के साले सतीश को जैसे ही मालूम चलता है, सतीश भी खड़गपुर में पहुंच जाता है। सतीश जो मूल रूप से राजपुरा का निवासी है। सतीश भी जब अपनी बहन के घर पर पहुंच जाता है, उसके बाद राकेश की हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। इधर अगले दिन लगभग 10 बजे के आसपास राजपुरा रेलवे स्टेशन का एक कर्मचारी आईटीआई थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजपुरा रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। तब तक इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम चल जाता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 35 से 37 साल के आसपास है। दरअसल उसका एक पैर जो शरीर से अलग हो चुका था। उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान भी मौजूद हैं। दरअसल उसके शरीर पर जो कपड़ा था, उन कपड़ों पर कुछ जला हुआ इंजन ऑयल भी लगा हुआ था। पुलिस अभी डेड बॉडी को चेक कर ही रही थी, तब तक वहां पर सतीश भी पहुंच जाता है और जैसे ही डेड बॉडी को देखता है, देखकर जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए पुलिस जब सतीश को देखती है, सतीश से इस बारे में पूछताछ करती है, तो सतीश रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही जीजा है। आखिरकार घटनास्थल पर ही राकेश की शिनाख्त हो जाती है। उसके बाद पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन शाम के समय जब राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया जाता है कि राकेश की मौत रेलवे की चपेट में आने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। हत्या की बात जैसे ही इधर सतीश को मालूम चलता है, वो जाकर इंदरपाल से पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही इंदरपाल के पास पहुंचता है, उसके कपड़ों को देखकर खुद सतीश भी चौंक जाता है, क्योंकि इंदरपाल के भी कपड़ों पर बिल्कुल वही इंजन ऑयल लगा हुआ था जो राकेश के भी कपड़ों पर लगा हुआ था। जैसे ही उसके कपड़ों पर धब्बा देखता है, न जाने क्यों सतीश को इंदरपाल के ऊपर ही शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर सतीश अब इंदरपाल की पिटाई करते हुए थाने लेकर जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे जीजा की हत्या
किसी और ने नहीं बल्कि इंद्रपाल ने ही किया है। पुलिस जब इंद्रपाल से राकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो इंद्रपाल पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ये सब झूठ है, मुझे नहीं मालूम है कि राकेश की हत्या किसने किया है। लेकिन पुलिस जब इंद्रपाल से उसके कपड़ों पर लगे हुए इंजन ऑयल के बारे में पूछताछ करती है, इस पर इंद्रपाल पुलिस को कोई जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस अब इंद्रपाल के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार इंद्रपाल मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, राकेश की हत्या मैंने ही किया है, लेकिन इस हत्या में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी 4 लोग शामिल हैं, जिसमें एक पुरुष है और 3 महिलाएं। लेकिन इन तीनों महिलाओं में एक महिला कोई और नहीं बल्कि राकेश की ही पत्नी माया भी शामिल है। इंद्रपाल जैसे ही माया का नाम ले लेता है, पुलिस अब माया को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर माया से राकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। माया भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन माया जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि माया अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। राकेश जो मूल रूप से बाजपुर के कनेरा गांव का रहने वाला है। दरअसल राकेश के माता पिता कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। राकेश के पास अपनी थोड़ी सी जमीन है और उसी में अपना खेती किसानी का काम करता है और काफ़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। राकेश जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, राजपुर की रहने वाली माया से शादी कर अपने घर लेकर आता है। माया भी बेहद ही गरीब परिवार से तो है, लेकिन दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही चंचल भी है। माया जब शादी कर अपनी ससुराल में पहुंचती है तो अपने साथ कई तरह के सपने भी लेकर आती है। लेकिन माया ने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में जैसा सोचा था, राकेश वैसा नहीं था, बल्कि राकेश जो दिखने में बेहद ही सीधा साधा इंसान है। राकेश तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है, लेकिन माया अपने पति को पसंद नहीं कर पाती है। लेकिन किस्मत का लेखा समझकर अपने पति के साथ गुजारा करने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार कुछ सालों के बाद राकेश के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। राकेश के घर में जैसे ही 3 बच्चे आ जाते हैं, अब उसके घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद राकेश एक नौकरी की तलाश में खड़गपुर में जाता है और फिर खड़गपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। बीच बीच में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर पर भी जाता है। लेकिन राकेश जब अपनी पत्नी से दूर रहने लगता है, इधर माया अपने पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसीलिए माया अपने ही इलाके के लगभग 10 लोगों के साथ अवैध संबंध भी बना लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी माया को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। कुछ सालों के बाद राकेश जब अपने घर पर पहुंचता है, माया अपने पति को सुझाव देते हुए कहती है कि अगर तुमको बाहर ही रहकर नौकरी करना है तो हमको भी अपने साथ लेकर चलो। साथ लेकर जाने की जब बात कहती है, राकेश अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ जिससे तुम सबका खर्च उठा सकूं। राकेश जब अपनी पत्नी को इनकार कर देता है, माया भी अपनी जिद पर उतर जाती है और अपने पति को सुझाव देते हुए कहती है कि जो तुम्हारी पैतृक जमीन है उसको बेच दो और खड़गपुर में चलकर अपना एक मकान बना लो। माया जब अपनी जिद पर उतर जाती है, आखिरकार राकेश अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर अपने गांव की पैतृक जमीन बेच देता है और खड़गपुर में चला जाता है और वहां पर 25 गज का एक प्लॉट खरीदकर अपना एक छोटा सा मकान बना लेता है। लेकिन खड़गपुर में जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है, इसके बावजूद भी राकेश इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि उससे अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा कर पाता। खड़गपुर जो अपने आप में ही बेहद ही मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर शराब और जुआ के साथ साथ देह व्यापार का धंधा भी काफ़ी जोरों शोरों से चलता है। इधर माया जब खड़गपुर में रहना शुरू कर देती है, उसी की पड़ोस की रहने वाली 2 महिलाओं से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिनमें से एक का नाम है गुंजन और दूसरी का नाम है रेखा।
दरअसल रेखा और गुंजन जो पहले से ही देह व्यापार का धंधा कर रही थी, इधर माया के जब अपने शौक पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके बाद माया भी अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है, जिसकी वजह से थोड़े ही दिनों में अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी राकेश को मालूम चल जाता है। राकेश को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी भी देह व्यापार के धंधे में उतर चुकी है, राकेश इसका विरोध करने लगता है। लेकिन लाख विरोध करने के बावजूद भी माया अपने पति की बात नहीं मानती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर राकेश का एक मौसेरा भाई है जिसका नाम है इंद्रपाल। इंद्रपाल जो मुरादाबाद का रहने वाला है। इंद्रपाल भी एक नौकरी की तलाश में खड़गपुर में जाता है और राकेश के घर में ही रहने लगता है और फिर वहीं से मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर देता है। लेकिन इंद्रपाल भी जब कुछ दिनों तक राकेश के घर पर रहता है तो इंद्रपाल को भी मालूम चल जाता है कि माया देह व्यापार का धंधा कर रही है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर इंद्रपाल भी माया के साथ उसी के घर के अंदर ही एक दिन अवैध संबंध बना लेता है। जैसे ही दोनों के बीच में इस प्रकार का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद माया इंद्रपाल को भी अपने धंधे में उतार देती है। इंद्रपाल भी मजदूरी का काम छोड़ देता है और फिर माया के लिए कस्टमर ढूंढ कर लाना शुरू कर देता है। इधर माया कस्टमर से जो भी पैसा कमाती है उसका कुछ कमीशन इंद्रपाल को भी दे देती है। लेकिन इंद्रपाल भी जब इस धंधे में उतर जाता है, एक दिन इंद्रपाल की मुलाकात गुड्डू से हो जाती है। दरअसल गुड्डू भी मुरादाबाद का ही रहने वाला है। इंद्रपाल और गुड्डू के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद इंद्रपाल गुड्डू को भी अपने धंधे में उतार लेता है। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू दोनों मिलकर माया और उसकी दोनों सहेलियों के लिए कस्टमर ढूंढ कर लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब माया अपने ही घर में देह व्यापार का धंधा करना शुरू कर देती है। दरअसल माया का पति जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, उसके बाद माया अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती है और अपने ही घर में अपने कस्टमर से ही मुलाकात करने लगती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब राकेश को मालूम चलता है, राकेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन लाख पिटाई होने के बावजूद भी माया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल माया इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि अपने पति को साफ साफ कह देती है कि अगर तुमको ये सब कुछ ठीक लग रहा है तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मुझको तलाक दे सकते हो। तलाक देने की जब बात कहती है, राकेश अपने बच्चों का मुंह देखकर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में इस प्रकार से झगड़े तकरार शुरू हो जाता है कि राकेश और माया के बीच में काफ़ी दूरियां हो जाती है। दरअसल दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। दोनों के बीच में जैसे ही बातचीत होनी बंद हो जाती है, उसके बाद माया इंद्रपाल के साथ अपने ही घर में पति पत्नी के जैसा रहने लगती है। लेकिन इस बात से राकेश को इतना बुरा लगता है कि अब माया को सही रास्ते पर लाने के लिए एक दिन रेखा के पति धर्म सिंह से मुलाकात करता है और रेखा के बारे में सब कुछ धर्म सिंह से बता देता है। धर्म सिंह को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी भी देह व्यापार का धंधा करती है, धर्म सिंह रेखा की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन जब रेखा की पिटाई करता है, रेखा रोते हुए माया के घर पर जाती है और जाकर सारी बात माया से बताती है। दरअसल रेखा रोते हुए माया से कहती है कि इन सब की जड़ तुम्हारा पति राकेश ही है और उसका कोई उपाय करो। माया भी अपने पति से इस प्रकार से तंग आ चुकी थी कि माया गुस्से में ही अब अपने पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। उसके बाद माया अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए इंद्रपाल, गुड्डू और अपनी दोनों सहेलियों से बातचीत करती है और इन चारों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो बदले में मैं तुम सबको 1-1 लाख रुपया दूंगी। साथ ही साथ इंद्रपाल को लालच देती है कि मेरे पति की मौत के बाद उसकी जो बाइक है तुम्हारी हो जाएगी। जैसे ही इस तरह का लालच देती है, सबके सब माया का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सब मिलकर
एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल 26 मार्च को हर रोज की तरह राकेश जब अपनी ड्यूटी पर जाता है और शाम के समय जब अपने घर के लिए निकलता है, रास्ते में ही गुड्डू राकेश से मुलाकात करता है और कहता है कि चलो हम सब एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। राकेश भी गुड्डू की बात मान लेता है। गुड्डू राकेश को लेकर शराब के ठेके पर जाता है और वहां पर उसको जमकर शराब पिलाता है। जैसे ही राकेश नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद गुड्डू माया के नंबर पर फ़ोन करता है और खुद माया को भी शराब के ठेके पर बुलाता है। इधर माया भी शराब के ठेके पर पहुंच जाती है। उसके बाद माया और गुड्डू दोनों मिलकर राकेश को लेकर गुड्डू के कमरे पर जाते हैं। दरअसल गुड्डू के कमरे पर पहले से ही इंद्रपाल, रेखा और गुंजन तीनों मौजूद थे। जैसे ही गुड्डू के कमरे पर पहुंचते हैं, उस वक्त राकेश इस प्रकार से नशे में चूर था कि उसी नशे की हालत में ये सब के सब मिलकर राकेश की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। राकेश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद राकेश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने प्लान के तहत रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही आधी रात हो जाती है, पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू राकेश की डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर घर से बाहर निकलते हैं और पैदल ही रेलवे लाइन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन पैदल ही जब उसे लेकर जाते हैं, अचानक रास्ते में इंद्रपाल गिर जाता है। दरअसल रास्ते में वहीं पर कुछ जला हुआ इंजन ऑयल पड़ा हुआ था, जिस पर इंद्रपाल का पैर फिसल जाता है। जब नीचे गिरता है, वही इंजन ऑयल राकेश के कपड़ों पर लग जाता है और साथ ही साथ राकेश के कपड़ों पर भी लग जाता है। क्योंकि रात का समय था, इसीलिए इंद्रपाल को कुछ मालूम नहीं चल पाता है। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू राकेश की डेड बॉडी को लेकर इसी बाजपुर रेलवे लाइन पर जाते हैं और वहीं पर राकेश की डेड बॉडी को छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। सबको इंतजार होता है कि जब राकेश की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होगा, सबको यही लगेगा कि शायद राकेश रेलवे की चपेट में आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता, इंद्रपाल अपने षड्यंत्र के तहत सुबह सुबह राकेश के साले सतीश को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा जीजा कल से ही लापता हो गया है, जितना जल्दी हो सके तुम खड़गपुर में आ जाओ। सतीश जब अपनी बहन के घर खड़गपुर पहुंचता है, अपने बहनोई को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी सतीश को मालूम चलता है कि दरअसल एक डेड बॉडी रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है। जब वहां पर पहुंचता है, डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेता है। लेकिन राकेश के कपड़ों पर जो इंजन ऑयल लगा हुआ था, वही इंजन ऑयल जब इंद्रपाल के कपड़ों पर देखता है, न जाने क्यों सतीश को इंद्रपाल के ऊपर शक चला जाता है और फिर इंद्रपाल को पीटते हुए थाने लेकर पहुंच जाता है। वाकई में माया जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सतीश की तहरीर पर गुड्डू और माया की दोनों सहेलियां रेखा और गुंजन को भी अपनी हिरासत में लेकर आती हैं। फिलहाल पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।